Good morning, students. Now, the further 4 days from from 8th to 11, 8, 9, 10, 11. I am going to provide you the videos of these 4 chapters. There will be no online class for the next 4 days because I will remain absent from school. So that's why I am providing you the videos for the next 4 days. So here today we are going to start our next chapter, that is Evelyn. We are quitting one chapter here, that is we are leaving one chapter here, that is a wedding in Brownsville. It's a little bit hard chapter, so I'm going to make a video for your next chapter, Evelyn. We will do first the next 3 chapters, and after that we will do the remaining chapter of these short stories. So here, Evelyn. So first of all, I'm going to tell you that what is here in this story. Here in this story, the author is describing about a girl, Evelyn, who is so much pressurized by his father. She was an orphan. She has not any mother at that time, and all the responsibilities are on her own shoulder. कि जितनी भी responsibilities है वो सब उसके कंधे के ऊपर है. Even though she also gives money to her father, because after taking care, after preparing her brother to school, she goes to do work in a mall, and from there whatever she earns she gives to her father, and whenever she doesn't give to her father, he beats her. अगर वो नहीं देती है तो वो उसे पीटता है. इनकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है उसकी, वो खेलती नहीं है. तो दैट्स वाई शी इज़ इन सो फ्रस्ट्रेटेड मोड दैट वन डे शी डिसाइडेड टू लीव द होम. कि एक दिन उसने क्या कर लिया, निर्णय ले लिया कि वो घर छोड़ जाएगी. और वो घर छोड़ेगी कैसे, कि उसने एक लड़का जो कहीं दूसरी जगह का रहने वाला था, उससे वो प्रेम करने लग जाते हैं. शी स्टार्ट्स टू लव ए बॉय हु इज़ लिविंग इन अब्रॉड, एंड वंस शी डिसाइडेड टू लीव हर हाउस, एंड शी विल गो विद दैट बॉय टू अदर कंट्री. कि वो उस लड़के के साथ में दूसरे देश के अंदर चली जाएगी. फॉर दैट शी टेक्स सो मैनी ड्रीम. वो बहुत सारे सपने लेती है, ठीक है. वो देखती है कि भी मैं ऐसे जाऊंगी वैसे जाऊंगी, पर जब जाने वाला दिन आता है तो क्या होता है, उस दिन वो भागती है नहीं भागती है, क्योंकि उन्होंने एक प्लान बनाया था और उस प्लान के अकॉर्डिंग शी विल गो विद हर लवर ऑन अ बोट. वो एक नाव के ऊपर जो है वो अपने लवर के साथ में जाएगी. तो ये उसने जो है वो पहले से ही डिसाइड किया था. तो क्या वो जाती है नहीं जाती है वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे. तो उससे पहले हम देखते हैं अबाउट द ऑथर के बारे में, कि ऑथर जो है वो इस चैप्टर में क्या है, वो कौन है और क्या है उनके बारे में. जेम्स जोएक इनका नाम है. 1882 के अंदर इनका बर्थ हुआ, एंड ही वॉज डेड ऑन 1941. was an Irish novelist. Irish means he was a resident of Ireland. Okay, and he was an Irish novelist and a poet who is regarded as one of the most influential and celebrated writer of the 20th century. He was Irish poet, and who is regarded as one of the most influential and celebrated writer. Means he was a most famous writer of the 20th century. He was so much recognized in the 20th century. 20वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा इसको जाना जाता था. जोएक was a master of English language, and his landmark book Ulysses is often hailed as one of the finest novelists ever written. मतलब कि यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि सॉरी मैं थोड़ा डिले कर रहा हूँ बीच में, कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि वो
जो उसकी एक लैंडमार्क बुक आई थी, यानी कि उसकी जो बुक है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी, उसका नाम था उलिसिस, और ऑफन हेल्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट नोवेल्स एवर रिटन। और ये जो उसकी बुक है वो मानी जाती है द बेस्ट नोवेल इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में सबसे बेस्ट नोवेल के रूप में उसको जाना जाता है। हिज एक्सप्लोरेशन ऑफ लैंग्वेज एंड न्यू लिटरेरी फॉर्म्स शोड नॉट ओनली हिज जीनियस एज अ राइटर बट स्पॉन्ड ए फ्रेश अप्रोच फॉर नॉवेलिस्ट। इंग्लिश लैंग्वेज का मास्टर उसे माना जाता था, और उसके साथ साथ में ही उसने एक्सप्लोर किए, बहुत सारी चीज़ें खोजी उसने इस लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर न्यू लिटरेरी फॉर्म्स का इजाद इन्होंने किया, और जो कि ना केवल जो है उसकी खुद की जीनियस को दिखाता है कि दैट ही वाज सो मच जीनियस, बट विद दैट ही आल्सो स्पोन्ड का मतलब होता है बुनना, स्पन, कि उसने बहुत सारी चीज़ें नई बुन करके तैयार की, जो फ्रेश अप्रोचर्स थे, यानी कि नई पहल करने वाले जो राइटर्स थे या नॉवेलिस्ट थे, उनके लिए उसने एक बहुत अच्छा रास्ता खोल दिया था उनके लिए। अबाउट द स्टोरी के बारे में कि देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। द स्टोरी अ साइकोलॉजिकल स्टडी इन फ्रस्ट्रेशन। Here this is a psychological study in frustration, that how a person is in frustration, that at that time how he or she behaves in frustration. What is the mood of a person? What is his or her thinking? This chapter shows these type of things, and here is about a young woman. This is a story about a young woman who longs to escape from the tyranny of her father. From the cruel clutches of her father, she wants to escape from that house, and the responsibilities with not only from the tyranny of her father, but she has, as I have told you earlier, that she at that time she has lot of responsibilities of her brothers also, and she was also want to escape from the responsibilities of surrogate motherhood, because she was working as a surrogate motherhood for her brothers. अपने भाई के लिए वो सौतेली एक माँ जैसा काम वहाँ पे कर रही थी। एक्चुअली सौतेली माँ नहीं थी, पर उसके जैसे ही काम वो कर रही थी, और ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटीज से भी वो भाग जाना चाहती थी वहाँ से। थ्रस्ट ऑन हर आफ्टर द डेथ ऑफ हर मदर, कि उसकी मदर की डेथ के बाद में जो उसके ऊपर थोप दी गई थी, उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो छोड़ करके जाना चाहती थी। व्हेन शी इज़ ऑफर्ड एन एवेन्यू टू एस्केप, at that time someone offered in front of her that if she want to escape with him, then he is ready. So at that time she accepted, उसने वो स्वीकार कर लिया उसका ऑफर, और वो तैयार हो गई वहाँ से भाग करके जाने के लिए। She discovers that she lacks the spirit, but after that when she tried to escape from there, जब उसने वहाँ से भाग जाने की कोशिश की, so at the मीन टाइम, उस मुख्य समय के अंदर जब उसको भागना था, एट दैट टाइम शी फाइंड्स आउट दैट ही हैज़ नॉट एनी करेज टू लीव दिस हाउस। उसके अंदर इतना साहस ही नहीं है कि वो उस घर को छोड़ करके चली जाए। क्यों साहस नहीं है उसके पास में? यही हम इस पूरे चैप्टर में देखेंगे कि वो क्यों नहीं गई। जाना चाहती थी, पर क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात थी जिसने उसे रोक लिया, या फिर वो चली गई। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर टू टेक इट, और उसके साथ साथ में वो ताकत उसके अंदर नहीं थी, वो उसका करेक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर, वो एक उसमें स्ट्रेंथ नहीं थी उस प्रकार के करेक्टर की कि वो इन चीज़ों को ले सके और वो वहाँ से एस्केप हो सके। तो क्या वो एस्केप हुई, नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्या कारण थे, व्हाट वर द रीज़न शी डिडंट गो फ्रॉम देयर और शी वेंट फ्रॉम देयर। सो व्हाट हैपेंड, लेट्स स्टार्ट इन दिस चैप्टर। Evelyn, it's a name, Evelyn. She sat at the window watching the evening invade the avenue. वो बैठी हुई थी कहाँ पर? At the window, खिड़की के अंदर। इमेजिन करो, एक घर है, एक रास्ता है, घर के बिल्कुल गेट के सामने, घर की जो मेन फ्रंट दीवार है उसके अंदर एक खिड़की बनी हुई है, खिड़की के ऊपर कर्टन लगा है, पर्दा लगा हुआ है। अब वो उस खिड़की के अंदर बैठी हुई है, उस कर्टन के पास में, ठीक है, और बाहर देख रही है उस रास्ते के ऊपर। इमेजिन करो, ऐसा है।
ठीक है, तो अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि उसकी मनोदशा कैसी है, क्या है, वो क्या सोच रही है। सी सेट एट द विंडो वॉचिंग द इवनिंग इनवेड द एवेन्यू, कि सी सेट एट द विंडो, वो खिड़की पर बैठी हुई है, वॉचिंग द इवनिंग, और वो शाम के धुंधलके को वो देख रही है, इनवेड द एवेन्यू, एवेन्यू का मतलब होता है रास्ता, कि जो क्या कर रही है, इनवेड, इनवेड का मतलब गहराते जाना, फैलना, कि वो अंधेरा, वो शाम का अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। कहाँ पर? उस स्ट्रीट के अंदर, उस गली के अंदर उजाला था, फिर धीरे धीरे अंधेरा हुआ और अंधेरा हुआ और अंधेरा हुआ, घना अंधेरा हो गया। तो इस तरह से वो अंधेरा गहराता जा रहा था। हर हेड वॉज लीन्ड अगेंस्ट द विंडो, उसका सर उस खिड़की के साथ में लीन किया हुआ था, यूं झुका हुआ था। ये मान लो खिड़की है, उसके साथ में उसका सर वहाँ पे लगा हुआ था। उसने सर झुकाए खिड़की के साथ में वो बैठी हुई थी। अगेंस्ट द विंडो कर्टन, कहाँ था? विंडो कर्टन, खिड़की के जो कर्टन हैं, पर्दे, उन पर्दों के सहारे उसने अपने सर को टिकाया हुआ था। एंड इन हर नोस्ट्रिल्स वाज द ओडोर ऑफ डस्टी क्रेटॉन, और इन हर नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल किसको बोलते हैं? नथुनों को, इनको, ये नाक के जो छेद होते हैं इनको नोस्ट्रिल्स कहा जाता है। और उसकी नोस्ट्रिल्स के अंदर वाज द ओडोर, ओडोर बोलते हैं गंध, सुगंध या दुर्गंध जो भी है, कि वो ओडोर, वो गंध जो है वो आ रही थी, ऑफ डस्टी, धूल से भरे हुए, क्या? क्रेटॉन, क्रेटॉन मतलब पर्दे, ठीक है, कि वो जो पर्दे थे वहां पे, वो कर्टन की महक, वो पर्दे जो बुरी तरह से धूल से सने हुए थे, उनकी एक गंध उसे सुना। होता ना कि कोई पर जाए, वो काफ़ी समय हो जाता, पुराना हो जाता, उसके पास में नाक लगाते हैं तो गंध सी आती है एक अलग प्रकार की, तो वो गंध उसे आ रही थी। सी वॉज टायर्ड, वो पूरी तरह से थकी हुई थी। फ्यू पीपल पास्ट, कुछ लोग वहाँ से आ रहे थे, कुछ जा रहे थे उस रास्ते के अंदर, पर धीरे धीरे दे आल्सो स्टॉप्ड, वो उन्होंने भी बंद कर दिया, अब कोई नहीं था। द मैन आउट ऑफ द लास्ट हाउस पास्ड ऑन हिज वे होम, कि उसके बाद में वो व्यक्ति जो क्या था, वो अंतिम घर में रहने वाला था, यानी कि अंतिम घर से निकलने वाला व्यक्ति भी वहाँ से चला गया। द मैन आउट ऑफ द लास्ट हाउस, कि वो आदमी जो अंतिम घर से रहने वाला था, पास्ड ऑन हिज वे होम, कि वो अपने घर की ओर, उस रास्ते की ओर निकल गया। सी हर्ड हिज फुटस्टेप्स क्लैकिंग अलोंग द कॉन्क्रीट पेवमेंट, सी हर्ड, उसने सुना, क्या सुना? हिज फुटस्टेप्स, उसके कदमों की आवाज़, यानी कि जब वो व्यक्ति उस सड़क के ऊपर जा रहा था, वो कोई पक्की सड़क तो थी नहीं, कंक्रीट की बनी हुई थी, यानी कि उसमें कुछ कंक्रीट से पड़े हुए थे। जब आदमी उसके ऊपर चलता है तो जूतों के चलने की आवाज़ आती है, चर चर करके। तो वो जो आदमी है जो वहाँ से जा रहा था, तो उसने उसके पैरों के चलने की आवाज़, क्लैकिंग, जो वहाँ पे आ रही थी, अलोंग द कॉन्क्रीट पेवमेंट, उस कॉन्क्रीट के पेवमेंट, पेवमेंट का होता है फुटपाथ को बोलते हैं, पगडंडी, कि उस कॉन्क्रीट की पगडंडी के ऊपर आ रही थी, वहाँ से उसने वो आवाज़ सुनाई दी। एंड आफ्टरवर्ड क्रचिंग ऑन द किंडर पाथ, उसके बाद में जो क्रचिंग, चरमराहट की जो आवाज़ आती है, ऑन द किंडर पाथ, किंडर पाथ मतलब वो एक लाल रेत से, बजरी से बना हुआ जो रास्ता होता है, कि जैसे बजरी से, लाल रेत से बना हुआ रास्ता होता है, उसके ऊपर पैर रखते हैं तो एक क्रचिंग की आवाज़ आती है, जैसे किसी चीज़ को हमने कुचला है, तो वो एक चरमराहट सी, वो लाल रेत की, वो अब वहाँ पर उसको सुनाई दी उसके पैरों के नीचे। बिफोर द न्यू रेड हाउस, कि से पहले, किससे पहले? उस नए लाल रंग के घर से पहले, और वो वहाँ पर चला गया। ऑन टाइम देयर यूज टू बी ए फील्ड, अब उसने याद करना शुरू किया। नाउ शी इज रिमेंबरिंग दैट बिफोर दैट हाउस, द हाउस वॉज नॉट देयर, बिफोर इट व्हाट वॉज देयर? देयर वॉज अ फ्री लैंड, वो एक बिल्कुल खाली भूमि थी, बैरन लैंड, एक बिल्कुल खाली निर्जन सी जो है वो भूमि थी। कि वन टाइम देयर यूज टू बी ए फील्ड, एक समय वहाँ पर एक मैदान हुआ करता था, देयर इन विच दे यूज टू प्ले, कि वहाँ पर जिसमें वो अक्सर खेला करते थे। एवरी इवनिंग, हर शाम को, विद अदर पीपल्स चिल्ड्रन, किसके साथ में? दूसरे लोगों के जो बच्चे हैं उनके साथ में वो खेला करते थे। यानी कि घर के बाहर पूरा खुला हुआ एक क्षेत्र था, और उस पूरे खुले हुए क्षेत्र के अंदर वो अक्सर वहाँ पर क्या है, उनके साथ में बैठकर दूसरे बच्चों के साथ में उस गार्डन में खेलते थे। हर कहीं होता है, आप गाँव में जाओगे, गाँव में देखते ही हो कि घर के आगे अगर खुली जगह है तो आसपास के घर के बच्चे आ जाते हैं, वो वहाँ पे खेलना शुरू करते हैं। तो ये भी वहाँ पर अक्सर खेला करते थे, नॉट नाउ, वो वहां पर खेला करते थे। उसे याद आ रही है पुराने समय की। देन ए मैन फ्रॉम बेलफास्ट बॉट द फील्ड एंड बिल्ड हाउसेज इन इट,
उसके बाद में क्या हुआ कि एक आदमी जो बेलफास्ट का रहने वाला था, उसने क्या किया, ही बॉट दैट फील्ड, उसने उस मैदान को खरीद लिया, एंड आफ्टर दैट ही बिल्ट ए हाउस ओवर देयर, कि उसने वहाँ पर एक घर बना लिया। नॉट लाइक देयर लिटिल ब्राउन हाउस, और घर कैसा, उनके खुद के वो भूरे से छोटे से घर के जैसा नहीं बनाया था, बट ब्राइट ब्रिक्स हाउसेस, यानी कि बिल्कुल चमकती हुई ईंटों का एक घर उसने बनाया, विद शाइनिंग रूफ्स, जिसकी छत जो है वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग थी, जो है चमकदार थी। द चिल्ड्रन ऑफ द एवेन्यू यूज टू प्ले टुगेदर, कि वो उस रस गली के रहने वाले, उस स्थान के जो लड़के थे, उस जगह रहने वाले जो लड़के थे, यूज टू प्ले टुगेदर, वो अक्सर एक साथ मिलजुल करके खेला करते थे। इन दैट फील्ड, उस मैदान के अंदर, उस खाली जगह के अंदर अक्सर वो मिल करके आपस में मिलजुल करके खेला करते थे। द डिवाइन्स, द वाटर्स, द ड्यून्स, यानी कि ये अब क्या है कि उनके जो निकनेम है यहाँ पर, कि जैसे अपने जैसे मालूम है पूनिया, कोई जैसे जाखड़ है या कोई शर्मा है या कोई त्यागी है, ये निकनेम होते हैं ना, जैसे अपने सरनेम होते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर ये उनके क्या है, नेम थे, लास्ट नेम जिसको है। तो जो डिवाइन्स जिसको बोलते हैं, डिवाइन्स उनके बच्चे, द वाटर्स, वाटर्स के बच्चे, वाटर भी यहाँ पे निकनेम है उनका, मतलब निकनेम क्या, सरनेम है उनका। द डन्स, डन्स के बच्चे। लिटिल क्योथ, द क्रिपल, उसके बाद में छोटी सी क्योथ जो बिल्कुल क्या थी, अपंग सी थी। क्रिपल, क्रिपल का मतलब होता है अपंग, कि वो छोटी सी क्योथ जो बिल्कुल अपंग थी, वो वहाँ पर खेला करती थी हमारे साथ में। सी एंड हर ब्रदर एंड सिस्टर, वो उसके भाई और बहन, वो वहाँ पर खेला करते थे। अर्नेस्ट हाउएवर नेवर प्लेड, हालांकि अर्नेस्ट जो कभी नहीं खेला वहाँ पे, अर्नेस्ट भी एक लड़के का नाम है जो वहाँ पर कभी नहीं खेला। ही वॉज टू ग्रोन अप, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था। हर फादर यूज्ड ऑफन टू हंट देम इन आउट ऑफ द फील्ड विद हिज ब्लैक थॉर्न स्ट्रीक, पर उसके बाद में जब वो वहाँ पर खेलने आते थे तो उसके जो पिता हैं अक्सर वो क्या करते थे, ऑफन टू हंट देम, हंट मतलब उनके शिकार, तलाश में, अक्सर वो उनकी तलाश में वहाँ पर आते थे। इन आउट ऑफ द फील्ड, उस मैदान के अंदर, और जब वो आते थे तो उनके हाथ के अंदर उनकी एक ब्लैक थॉर्न, यानी कि काली कांटों से लगी हुई एक लकड़ी, एक स्टिक, ब्लैक थॉर्न मतलब काले कांटों वाली, एक कांटों वाली लकड़ी वो अपने साथ में लेकर के आते। थोन, कांटे, कि वो कांटों वाली एक लकड़ी अपने साथ में, छड़ी अपने साथ में लाते थे जिसके ऊपर कांटे लगे हुए होते थे, उसे वो लेकर के आते थे और वो हमें उससे पीटते थे जब भी अगर हम वहाँ पर खेलते हुए पाए जाते हों। बट यूजुअली लिटिल क्योथ यूज टू कीप निक्स, परंतु अक्सर क्या होता था कि वो छोटी क्योथ अपंग तो थी, परंतु वो क्या करती थी, वो वहाँ पर ध्यान रखती थी। सी यूज टू कीप निक्स, निक्स मतलब गुप्तचर जो होते हैं ना, सीक्रेट एजेंट्स, कि वो वहाँ पर एक गुप्तचर, सीक्रेट एजेंट का काम करती थी। एंड कॉल आउट व्हेन ही सा हर फादर कमिंग, और वो हमेशा क्या करती थी, जोर जोर से हमें जो है वो बता देती थी जब भी उसके पिता वहाँ पर आते थे। स्टिल दे सीम टू हैव बीन रादर हैप्पी देन, परंतु अभी भी दे सीम्ड टू हैव बीन रादर हैप्पी देन, कि उसके बजाय भी वो आज भी जो है वो दे सीम टू हैव बीन रादर हैप्पी, कि वो बहुत ज़्यादा खुश जो है वो प्रतीत होते थे। हर फादर वाज नॉट सो बैड देन, उस वक्त उसके पिता बहुत ज़्यादा बुरे नहीं थे, कि तब उस वक्त वो बहुत खुश रहा करते थे, उसके पिता जो है वो बहुत ज़्यादा बुरे नहीं थे उस वक्त, हालांकि वो आते थे पीटने के लिए पर बहुत ज़्यादा बुरे नहीं थे। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा हर मदर वॉज अलाइव, उसकी माँ भी जिंदा थी। नाउ शी इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, अब वो इस संसार में नहीं है, उस वक्त उसकी माँ उस वक्त वहाँ पर जिंदा थी। दैट वॉज ए लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत समय पहले की बात थी। सी एंड हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर ऑल ग्रोन अप, कि अब वो उसके भाई और बहन और जो भी दूसरे हैं वो सब के सब बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए। एंड हर मदर वॉज डेड, और उसके साथ साथ में उसकी माँ जो है वो अब नहीं थी संसार में, वो मर चुकी थी। टियाजी डून वॉज डेड, अब जैसे उसने शुरू में बताया था ड्यून्स जो है, ड्यून के बच्चे, यहाँ पर उसके नाम है टीजी ड्यून। टीजी ड्यून जो है वो अब डन जो है वॉज डेड, उनकी मृत्यु हो गई थी। एंड टू एंड भी एंड द वाटर्स हैड गॉन बैक टू इंग्लैंड, और जो वाटर्स थे यानी कि वाटर्स फैमिली जो थी वो वापस अपने गांव इंग्लैंड जो है वो वापस चली गई थी, अपने शहर इंग्लैंड जो इंग्लैंड में वापस चली गई थी। एवरीथिंग्स चेंजेस, हर चीज़ अब बदल जाती है, हर चीज़ बदल गई। नाउ शी वॉज गोइंग टू अवे लाइक द अदर्स, कि नाउ शी वॉज गोइंग टू गो अवे, अब वो भी यहाँ से चले जाना चाहती है।
कि अब वो भी यहाँ से चले जाना चाहती थी, लाइक द अदर्स, दूसरों के समान। जैसे दूसरे लोग इस स्थान को छोड़ करके कहीं और चले गए, अब वो खुद भी इस स्थान को छोड़ करके कहीं और चले जाना चाहती है। टू लीव हर होम, अपने घर को छोड़ करके वो कहीं और चले जाना चाहती है। अब वो यहाँ पर और ज़्यादा नहीं रहना चाहती। तो ये तो थे हमारे फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स जो हमने इसमें किए। तो अगर इसमें कहीं दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए। ये जो 2 पैराग्राफ किए हैं यही आगे की स्टोरी को बेस करेंगे और धीरे धीरे हम आगे की स्टोरी जब वो पढ़ने लगेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे नेक्स्ट जो इसका चैप्टर का पार्ट है वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और मेरे ख्याल से 2-3 वीडियो में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, क्योंकि छोटा ही चैप्टर है, कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, सो टिल देन गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।